आप कर लो। Okay, I have started the recording. So, Perfect. It has started recording. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैम, अगर आप एक बार डॉक्टर दीपिका को फिर से इंट्रोड्यूस कर दें तो वी कैन गेट स्टार्टेड। हाँ, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर शैला हैज आल्सो जॉइंड। या वेलकम डॉक्टर शैला मैम। या हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, तो मैं फिर से सबका आफ्टरनून हो गया। या आफ्टरनून हो गया। नहीं, when you say first time you can always tell good morning. That is true. Yeah, Shaila. Yeah. तो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने प्यारे बच्चों के साथ और हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे एग्जाम्स और एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में। उसके लिए हमारी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे हम उन एग्जाम्स के स्ट्रेस को कोप अप करेंगे अपने डायबिटीज के साथ। और इसके लिए आज हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर दीपिका हरित आई हैं, मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर दीपिका प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीबी हॉस्पिटल में। डॉक्टर दीपिका, आपका मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा का आरंभ करें आप। थैंक यू डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर अंजू, नमस्ते आप सबको। बिफोर इसको हम स्टार्ट करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं इस मीटिंग में या सब पेरेंट्स? डॉक्टर दीपिका, हमारे पास बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। जी जी। जयश्री अगर अपने आप को म्यूट कर ले तो, या दीपिका अगर आप उनको म्यूट कर दे तो। डॉक्टर दीपिका, आप सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, आई म्यूट देम। जी। तो राइट, तो अभी मैं बात करूंगी उस चीज के बारे में शायद जो हम सबने अपने जीवन में एक बार अनुभव किया हुआ है। एक बार, बार बार, कितनी बार पता नहीं, लेकिन अगर हम एग्जाम देते हैं तो स्ट्रेस सबको होता है। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस होना एक तरीके से अच्छी चीज भी है, क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी चिंता होती है तो हम जाके उस चीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, शायद इसीलिए स्ट्रेस होता है ना। नहीं तो हमें चिंता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है तो शायद हम कभी अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज के लिए। तो स्ट्रेस है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा स्ट्रेस है ना। एक तो हम खुद से महसूस कर सकते हैं स्ट्रेस के बारे में, जैसे हमें पता होता है कि कुछ लोगों में क्या होता है, नींद की कमी हो जाती है ना, नींद कम आना, या किसी किसी की तो बिल्कुल ही नींद गायब ही हो जाती है, वो सो ही नहीं पाते अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे स्पेशली अगर कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज होती है, हमें कहीं कुछ किसी स्पोर्ट्स में करना है, ठीक है, या कहीं जैसे हम लोग किसी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देने वाली, उस टाइम पे स्पेशली, या कभी बोलना है, जैसे एग्जाम में हमारे वाइवा भी होते हैं ना, जो हमारा मौखिक एग्जाम होता है, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन पूछने के साथ ही अगर स्पेशली ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो नहीं आता, या आता भी है लेकिन तब भी अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आवाज नहीं निकल पाती ठीक से, या लड़खड़ाने लगते हैं बोलने में। ये भी स्ट्रेस का रीजन हो, स्ट्रेस के एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत पसीने आने लगता है, या बच्चों का पेट भी अक्सर खराब हो जाता है। आप देखेंगे उस टाइम पे काफी टाइम बदहजमी हो जाती है, एसिडिटी हो जाएगी, पेट में दर्द की शिकायत बच्चे करने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से ना, एंग्जाइटी होती है उसकी वजह से वो लोग पेट दर्द अक्सर बताते हैं। वो ये नहीं बता पाते, या वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनको स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ बच्चों में दस्त भी लग जाते हैं, और कुछ बच्चों में कब्ज हो जाती है, कई बच्चों में सिर दर्द की दिक्कत बहुत ज्यादा होने लगती है, या स्पेशली अगर किसी को पहले से ही बच्चे को माइग्रेन हो तो उस टाइम पे माइग्रेन भी बहुत बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, उनको आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है वो नाखून चबाने लगते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें बाहर से भी पेरेंट्स जज कर पाते हैं ना, अगर बच्चा नहीं भी कह पा रहा या वो नहीं समझ पा रहा कि इसको स्ट्रेस है, तो ये चीजें हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को इसकी वजह से अब कुछ स्ट्रेस है और परेशानी है, तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको कैसे ठीक करें, है ना, ताकि बच्चे का वो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाए।
तो कुछ कॉमन जो टिप्स होती हैं एग्जाम के टाइम में, हम लोग भी बच्चे थे, हमने भी एग्जाम दिए, और हमने तो बचपन में नहीं, हमने बहुत आगे तक एग्जाम दिए, डॉक्टरी में बहुत आगे तक पढ़ते रहना पड़ता है। तो वो एग्जाम्स में कुछ कॉमन टिप्स होती है, पहले उनके बारे में बात करेंगे, और फिर स्पेशली अगर हमें डायबिटीज है तो और क्या ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहले है कि हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमें उनका रिवीजन का कितना टाइम देना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सब्जेक्ट्स है, अब सब्जेक्ट्स में भी हमें पता होता है हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं लाइफ में, है ना, कुछ चीजें हमें पता है हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, कुछ चीजें नहीं इतने अच्छे से कर पाते। तो जो चीजें अच्छे से कर पाते हैं उनको शायद कम टाइम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो चीजें हम जिनमें थोड़ा सा वीक है, हमें लगता है कि जो मेरा टारगेट है, मेरे को इतने % नंबर लाने हैं, उस % नंबर के लिए मेरे को और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं उस चीज को उस टाइम टेबल में ज्यादा टाइम दूँ, है ना। एक तो चीज ये हो सकती है। दूसरा, हम पहले से ही तय कर लें किस चीज को कितना टाइम देना है, कब पढ़ना है, और कितने दिन में उसको खत्म करना है, और बीच बीच में अपना सेल्फ असेसमेंट हम दोबारा करते रहें कि हम अपने टाइम टेबल को पूरी तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या वो बीच में हम उसमें बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ये तो हो गया पढ़ाई के बारे में। ठीक है, पढ़ाई अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं हो पा रही है, स्पेशली आजकल स्कूल भी बंद है, तो आप कुछ ग्रुप स्टडीज भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप स्टडीज वही लोग करें जिनको ग्रुप स्टडी से फायदा लगता है ना। कुछ लोगों को क्या होता है, उनको उल्टा और टेंशन बढ़ जाती है कि अरे उसको भी इतना आता है, इसको भी इतना आता है, मैं ही पीछे रह गया। तो वो नहीं होना चाहिए। उससे अगर आपको लगता है कि आपका मॉरल डाउन हो रहा है, तो बेटर है फिर आप अकेले ही पढ़ लें, बजाय इसके कि परेशान होने की कि मैं ही पीछे रह गया। ठीक है जी। अब और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा 10th तो 12th ये क्लास लेने लग गए यार, इसको तो चार्ज एग्जाम लगा थोड़े हमारे को। ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, 10th और 12th के एग्जाम, स्पेशली 12th के एग्जाम, या उसके बाद कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, उनको भी दे सकते हैं देखने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके कुछ वीक एरियाज हैं उनमें आपने इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, और उसमें आगे और क्या करने की जरूरत है। ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, तो टाइम, अब हमने ये तो कर ली पढ़ाई की बात, पढ़ाई के अलावा अब नेक्स्ट जो हमें ध्यान देना है वो कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में अभी डिटेल में मैडम भी बताएंगी इसके बाद। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है बिकॉज एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे शुगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है, हम जैसे नॉर्मली कहते हैं कि 60 मिनट्स 1 घंटा हर एक किसी को, बच्चे को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, ताकि उसका शुगर के लेवल कंट्रोल में रहे। तो वो करना है, उससे एक तो शुगर कंट्रोल में रहती है, दूसरा उससे कुछ इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है जिससे हम, क्योंकि हमें पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है उस वक्त, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम वो टाइम इन्हीं चीजों से कट करते हैं ना। हमने सोना कम कर लिया, हमने साथ में एक्सरसाइज का टाइम घटा दिया, बट उसके और भी बेनिफिट्स है, तो उसको आप कंटिन्यू करें, उसको छोड़े नहीं उस टाइम पे। ठीक है। और इसके अलावा आप, तो एक्सरसाइज है वो आपकी अंदर से मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करते, केमिकल्स रिलीज करते, जिनसे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। जैसे अब मैंने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो ये नहीं करें कि लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। बीच में एक 20 मिनट्स का ब्रेक आप रख सकते हैं, हर 2 घंटे के बाद हमने एक ब्रेक कर दिया, 20-30 मिनट्स का ब्रेक। उसमें आप कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। ठीक है। अब वो ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसमें टीवी देखेंगे, हम कोई बुक देख सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, जिससे बात करके हमारे स्ट्रेस कम हो जाता हो ना, हमें अच्छा लगता हो। बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है तो भी हम जो है क्या कर सकते हैं कि हम बात करें, या तो अपने दोस्तों से बात कर लें, ठीक है, या अपने भाई बहन, स्पेशली जो बड़े भाई बहन है जो खुद उन एग्जाम्स के थ्रू गुजरे हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या पेरेंट्स से बात करें। इस टाइम पे आप ना उस चीज को मना नहीं करें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें अगर ज्यादा आपको तनाव होता है।
तो वो आपको हेल्प करेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि मम्मी पापा गार्जियंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब आपकी भलाई चाहते हैं, कोई आपसे आपका बुरा नहीं चाहता है, उनसे अच्छा कोई नहीं चाह सकता। जो भी आपकी कंसर्न्स हैं आप उनसे जाके डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों फ्रेंड्स इन सब से बात करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो शायद हमारे टाइम में नहीं था जब हम बच्चे थे, आपके पास एक नया चैलेंज है, वो है सोशल मीडिया। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जितने आपके ये ऑनलाइन कभी भी आप बैठ के देख सकते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों में टाइम बहुत खराब होता है और वो टाइम आप कंस्ट्रक्टिवली और कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सोशल मीडिया से इस टाइम पे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट बेस्ट है आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दें या आप उसको बंद ही कर दें। इनफैक्ट ऐसे ऐप भी आते हैं जो आपको, अगर आपने इन सब चीज़ों से लॉग आउट कर लिया है, तो वो आपको एप्रिसिएशन के तौर पे कुछ कूपन्स भी देते हैं, ठीक है? तो वन सच ऐप इज़ होल्ड, होल्ड HOLD, होल्ड ऐप है, जो अगर आप यूज़ करते हैं, वो आपको रिवॉर्ड्स देगा, अगर आपने इन सब चीज़ों से लॉग आउट कर लिया। तो उन सब तरीकों से आप अपना टाइम एक तो बढ़ा सकते हैं, आपके पास बेटर टाइम होगा और आप उसको अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी ये है कि आप खाना बहुत ज़रूरी है। खाना हम हमेशा जो है एग्ज़ाम में क्या होता है आपने देखा होगा, अक्सर बच्चे और स्पेशली लड़कियों में वो खाना-वाना छोड़ देती हैं, है ना? खाना ही नहीं खाएँगे, उनको इतना टेंशन हो रहा है, सुबह उन्हें पता है एग्ज़ाम देने जाना है लेकिन सुबह खाली पेट निकल जाएँगे या बहुत कम खा के चले गए। तो अब नॉर्मल तरीके से तो अगर वैसे थोड़ा बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली आप कम खाना खा रहे हैं, ऊपर से स्ट्रेस का लेवल हाई है, तो आपको पता है कि आपकी शुगर्स कितनी फ्लक्चुएट करेंगी। आपको हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है सुबह-सुबह एग्ज़ाम में, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा आने-जाने का, 5 घंटे आप घर से दूर हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है और आपने इंसुलिन भी लगा लिया था या बहुत कम खाया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम में आपकी जो सोचने-समझने की शक्ति है, वो थोड़ी कम हो जाती है, आपकी जजमेंट पुअर हो सकती है। आप जितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो उस टाइम पे नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाना अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, पौष्टिक आहार लेते रहें, उसको ना छोड़ें नहीं। ये नहीं कि हमें भूख नहीं है या हम डर के मारे नहीं खाएँगे, नहीं। खाना खाना है, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है, सोने पे बहुत ध्यान दें, ठीक है? सोना बहुत कम नहीं होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, तो आप कोशिश करें कि बाकी सब जगह से थोड़ा-सा, मतलब जो हम कुछ खेल कूद रहे हैं, खेलना-कूदना भी नहीं, मैं कहूँगी कि अगर हम टीवी देखने में टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वहाँ से टाइम कम करके या सोशलाइज़ेशन में टाइम कम करके हम अपनी स्लीप को पूरा करें। 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके शुगर्स के लेवल अच्छे से मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि हमें हमेशा पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिव थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हमें डरना नहीं है, एग्ज़ाम सबकी ज़िंदगी में आते हैं और एक एग्ज़ाम कोई खराब भी हो जाए तो वो कोई एंड ऑफ लाइफ़ नहीं होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल उसको ऐसा ले लेंगे कि नहीं हमारा अब क्या होगा या क्या नहीं होगा। ज़िंदगी कभी किसी के लिए खत्म नहीं होती, उनके लिए स्पेशली जो हमेशा उसके लिए हमेशा लगे रहते हैं कि नहीं मुझे ये करके ही दिखाना है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन होगा वैसा जैसा मैं चाहूँगी, बशर्ते कि मैं उसके लिए हमेशा लगी रहूँ, है ना? उसके लिए कभी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूँ और मेहनत करती रहूँ उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्ज़ाम में छोटी-मोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि कुछ लोग बच्चे होते हैं कॉफ़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे तो नहीं पीते, बट थोड़े-से जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कॉफ़ी है, अच्छा कॉफ़ी हमें जगा के रखेगी रात में, हमें नींद नहीं आएगी। तो कॉफ़ी 1-2 कप कॉफ़ी पीना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रूटीनली पता चला हर 1 घंटे पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे, नहीं। उससे एसिडिटी भी बढ़ेगी और उससे और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कॉफ़ी कुछ ज़्यादा स्टिमुलेशन कर सकती है, हो सकता है आपको नींद ही नहीं आएगी, तो आपके दिमाग को जो एक ऑफ टाइम चाहिए वो आपको रात को मिलेगा नहीं। सुबह आप पूरी रात सोए नहीं हैं, तो सुबह आपको ठीक से याद नहीं रहेगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपके नंबर अच्छे होने की बजाय बुरे हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, या और कोई स्टिमुलेंट ड्रग कभी कोई पूछने, कई लोग वो भी जानने लगते हैं आजकल, ऑनलाइन बहुत चीज़ें बच्चों को पता चलने लगती हैं।
वो कहते हैं कुछ ऐसी दवाई भी होती हैं जिन्हें खा लेंगे तो हम सोएंगे नहीं, तो नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है। हम अपना टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करें, बजाय इसके कि हम इन सब चीजों पे रिलाई करें। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे बच्चे नहीं करते होंगे, बट फिर भी उनके माँ बाप होने के नाते या उनके एजुकेटर्स, उनके टीचर, उनके कहते हैं डॉक्टर्स होने के नाते हमें उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि स्मोकिंग नहीं करें, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये कहीं से अकल आ जाती है कि पता नहीं क्यों, अगर अच्छा हमें टेंशन है तो स्मोकिंग करने से वो टेंशन कम हो जाएगी। वो सब कुछ नहीं होता है, इससे सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है जी। बाकी पेरेंट्स के नाते हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स के नाते सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उनको हमेशा हौसला बढ़ाते रहें, है ना। हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। बेशक अगर आपको पता भी है कि बच्चा शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो आप उसको ये मत डरा दें कि वो ये ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे या वो हो जाएगा, नहीं। डराने से कुछ चीजें चलती नहीं है। डराने से शायद वो सिर्फ आपसे झूठ बोलेगा और कुछ नहीं है ना, और उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो हमेशा बच्चे को, और जो भी जो एग्जाम दे रहे हैं, आप उसको अपना दोस्त माने, उसको अपना बच्चा मानना थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। दोस्त की तरह उससे व्यवहार करें, उससे बातचीत करें, तो शायद वो भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएगा। बाकी अब जो है मेरे को लगता है जो कॉमन चीजें हैं, जब डायबिटीज वाले बच्चे को एग्जाम देना होता है, तो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में पहले पता होना चाहिए, है ना। स्कूल में ऑलरेडी जैसे बच्चे जा रहे होते हैं, तो टीचर को फेयरली आइडिया होता है कि इस बच्चे को शुगर की दिक्कत है, इसका शुगर लो हो सकता है, इसका शुगर हाई हो सकता है, इसको बीच में कुछ खाने की जरूरत पड़ सकती है, ये बच्चे को बीच में शायद ज्यादा बार टॉयलेट भी जाना पड़े, वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़े। बट आप एग्जाम के टाइम में टीचर को फिर से ये बता भी सकते हैं, है ना, एक बार उनको अप्रेज कर सकते हैं। दूसरी एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि क्योंकि इन बच्चों का शुगर लेवल अगर एकदम से लो हो जाता है, तो एक कह सकते हैं डायबिटीज केयर किट टाइप कोई चीज, एक क्लियर बैग ले लें हम, जिसमें दिखता रहे, क्योंकि अदरवाइज एग्जाम में हम कुछ लेके जाएंगे जो दिख नहीं रहा है, तो टीचर सस्पिशियस हो जाती है कि ये क्या लेके जा रहे हैं, नहीं अलाउड नहीं है ये वो। तो आप उन्हें बोल दें कि इसमें अगर बच्चे का शुगर कम होता है, उसमें ग्लूकोमीटर भी रख सकते हैं, बिकॉज अगर लंबा एग्जाम है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, और अगर बहुत हाई शुगर है तो हो सकता है उसको करेक्शन डोज भी देनी पड़े। तो आप उसमें ग्लूकोमीटर और इंसुलिन और साथ में कुछ या तो जैसे कहते हैं जूस होता है, जूस ले जा सकते हैं, या हार्ड बॉइल्ड जो कैंडीज होती हैं, जो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, है ना, या ग्लूकोविटा बोल्ट की आजकल टैबलेट्स बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ये सब चीजें उसमें किट में एक बच्चा लेके जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा एग्जाम देने कहीं और जा रहा है, उसके स्कूल के टीचर्स ही नहीं है, जैसे बोर्ड का एग्जाम, तो उस टाइम में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हम एक सर्टिफिकेट टाइप उस बच्चे का बनवा सकते हैं, उसका एक प्रिस्क्रिप्शन रख सकते हैं जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हो कि इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, इस बच्चे को इन चीजों की एग्जाम में आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से टीचर को आप कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, ये कुछ गलत चीज नहीं लेके जा रहा है, कोई अनफेयर मीन्स नहीं यूज कर रहा है एग्जाम में, ये इसकी जरूरत है। उसके अलावा जो कुछ बच्चे अच्छा वो कहाँ बैठेंगे, ये चीज़ें आप टीचर से शायद डिस्कस कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चों को जो पंप्स यूज़ करते हैं, अलार्म्स आते हैं, उनको आप म्यूट भी कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों को लगता है कि हम आगे बैठें, स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं, तो माँ-बाप को लगता है कि वो फ्रंट सीट में कहीं बैठे ताकि टीचर देखता रहे कि बच्चा कैसा है। और कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि किसी को पता ना चले, हम क्यों बाकी लोगों को डिस्टर्ब करें, तो वो पीछे बैठें, या उनके लिए कोई अलग सेपरेट रूम अगर हो, तो ऐसा भी इंतज़ाम करने की बात की जा सकती है टीचर से। हो सकता है वो शुरू में एकदम से नहीं मानेंगे, बट आप रिपीटेडली उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, बहुत जगह पे ऐसा होता है और ये एक तरीके से उनका राइट है। तो आई एम श्योर धीरे-धीरे लोग समझते हैं और वो जानने लगते हैं और वो आपको अलाउ भी करते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है? और बाकी शुगर ये समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सबके लिए होता है, स्ट्रेस सबको होता है, बट इन बच्चों में क्योंकि शुगर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो क्या रीज़न है कि बढ़ती है शुगर? शुगर बढ़ने का मेन रीज़न तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वज़ह से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, उसकी वज़ह से शुगर बढ़ जाती है।
दूसरी चीज, अब हम एग्जाम है तो हमने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, इसलिए भी शुगर बढ़ सकती है। तीसरी चीज, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग थोड़ा ज्यादा खाना खाने लगते हैं, ठीक है, कुछ लोग कम खाते हैं बट कुछ लोग ज्यादा भी खाने लगते हैं। इन एडिशन टू दैट एक और प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा ज्यादा टाइम जागते हैं पढ़ने के लिए, और जब हम ज्यादा टाइम जाग रहे होते हैं तो हम खाने का जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाता है ना, जो खाने की विंडो है, क्योंकि हम जाग रहे हैं, हमें फिर से भूख लग जाएगी। नॉर्मली हम 9 बजे 10 बजे सो जाते थे, अब हम 12 बजे सो रहे हैं, तो बीच में 3 घंटे एक्स्ट्रा जाग रहे हैं, तो अब दोबारा भूख लग जाएगी, तो अब हम दोबारा खाएंगे। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा शुगर बढ़ जाता है, तो इस टाइम पे आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो सकती है। और हाँ, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया, अक्सर एग्जाम सुबह जाते वक्त उस वक्त भूख नहीं लगती है और हमने इंसुलिन लगा लिया और कुछ खाया नहीं, तो फिर हमारे एग्जाम टाइम में शुगर लो भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा। दीपिका, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, जी मैम। पर अभी हमारे पास 4 मिनट और हैं, तो या जब आई ये एम मीटिंग का ओवर मैम। लिंक खत्म हो जाएगा, नहीं, जी लेट मी जी। फिनिश, जब ये ओके मीटिंग का लिंक खत्म हो जाएगा, जी, जस्ट ज्वाइन ऑन दूसरी द वाली पे। सेकंड लिंक। ओके, ठीक है हाँ मैम। जी, जी तो इसमें आप बड़े आराम से करिए, वो बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट वो जब जैसे ही खत्म होगा, द लिंक टू हैज बीन प्रोवाइडेड इकट्ठे ही, तो उसमें ओके प्लीज मैम। ज्वाइन कर लीजिए। जी जी जी, श्योर थैंक श्योर। यू। तो ऑल योर। बाकी एक दो बातें और बतानी है, बस मेरे को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मैम। एक तो ये है कि खाना हम न्यूट्रिशियसली खाते रहें, ऐसा नहीं है कि जंक खाते रहें पूरे टाइम, बिकॉज रात को अगर ज्यादा देर तक पढ़ें तो अक्सर जो चीजें अवेलेबल होती हैं वो रेडी टू ईट टाइप चीजें ज्यादा होती हैं, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, वो सब चीजें ना खा के कुछ फ्रूट्स खा लें, दूध पी लें, इस तरीके की चीजें आप ज्यादा, या कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो लेने की कोशिश करें ज्यादा, है ना। और दूसरी चीज है कि हम शुगर की मॉनिटरिंग थोड़ा फ्रिक्वेंटली करते रहें, क्योंकि हमारी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रीटमेंट, जो इंसुलिन की डोजेस हैं वो चेंज करनी पड़ सकती हैं। और बेस्ट है कि आप एग्जाम होने से पहले भी शुगर चेक कर लें, है ना, ताकि आपको पता रहे कि अभी आपका शुगर बढ़ा हुआ है या कम है, आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन की जरूरत है या आपको भी स्नैक्स लेने की जरूरत है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। I think that's all I have to say. Ma'am, will you like to add something to it? नॉट रियली, एक्सेप्ट कि आई हैव अ रिक्वेस्ट एक्चुअली। एक तो अभी 3 मिनट में वील फिनिश द मीटिंग, बट इफ पीपल कैन कीप द कैमराज ऑन, द वीडियोज ऑन, इट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है। अभी सबके लिए फिजिकली मिलना मुश्किल है, तो कम से कम वर्चुअली मिल लें, तो अपने वीडियोज ऑन रखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है। लवली टू सी यू जैस्मिन। डॉक्टर प्रीति अभी आपको भी इंट्रोड्यूस करेंगी, एंड डॉक्टर मीना दे छाबरा कुंड जॉइन बिकॉज उनके क्लिनिक में बिजली अचानक चली गई, तो शी इज रशिंग देयर, शी ट्राई टू जॉइन अस ऑन द फोन। सो ओवर टू यू प्रीति। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू डॉक्टर दीपिका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, उनको जस्ट मैं समराइज करूंगी जल्दी से। पहली चीज, समय तालिका, जो डॉक्टर दीपिका ने भी बताया, सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है समय तालिका बनानी। एक टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। सारी स्ट्रेस की जो जड़ होती है ना, वो सबको बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्स खत्म नहीं हुआ, और अगर हम अपनी समय तालिका अभी से बना लें तो आगे आने वाले 15 दिन या 20 दिन में जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनका हम सामना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग डॉक्टर दीपिका ने बताई, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम भी करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखने में हेल्प करते हैं, और हमें बहुत ही फ्रेश और ताजा फील कराते हैं। हमारी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। सारी प्रॉब्लम होती है ना, जो याद किया वो भूल गए, तो अगर हम अपनी एक्सरसाइज को अपने करिकुलम में, अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें, तो इससे हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो भी हम याद करेंगे उसको हम मेमोराइज भी कर सकते हैं, उसको हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं एग्जाम्स में। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, टॉकिंग। I just want to add, टॉकिंग इज समथिंग, can या I add Dr. Preeti? हाँ, तो हाँ एक्सरसाइज हाँ हाँ, एक्सरसाइज नहीं माने, एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है ना, वो स्विमिंग हो सकता है, वो डांस हो सकता है, फुटबॉल खेलना हो सकता है, तो आपको जो एक्टिविटी पसंद है ना, आप दोस्तों के साथ ग्रुप में कुछ खेलना चाहते हैं जिससे आपका थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़े, हल्का सा सांस फूले, वो हर चीज एक्सरसाइज है, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। सानवी आरती, इंपॉर्टेंट अपने थिंग आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो हमें सानवी मैडम ने बताया, आरती म्यूट कर लीजिए। लोगों से बात करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फीलिंग्स जो भी आपके अंदर आ रही हैं, अच्छी बुरी जैसी भी लग रही हैं, टेंशन हो रही है, याद नहीं हो रहा, कोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, प्लीज बात करें। अपने सपोर्ट जो भी आपके घर में जिनसे आप सबसे करीब महसूस करते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके एजुकेटर्स हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके जो भी हेल्प अवेलेबल है, प्लीज उसकी मदद लें। मदद लेना खराब चीज नहीं है, है ना। इससे हमारी कोपिंग स्किल्स और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो प्लीज, और हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर जरूर करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप। प्लीज अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जो भी याद किया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्लीप। दीपिका मैम, जब तक प्रीति मैम ज्वाइन करती हैं, नहीं तो किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मोर देन वेलकम। और अगर सब अपने वीडियोस ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर एक तरीके से रियलिटी के थोड़े हम पास हो जाते हैं। Any questions anybody has from Dr. Deepika? तब तक अनिल जी, would you like to add something? आप तो इतने बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं। अनिल सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहे हैं आप। सॉरी मैम, आ रही है मैम आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। ओके, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। और स्ट्रेस तो इवन जरूरी नहीं है कि एग्जाम के लिए, इवन हर एरिया में हर स्टेप पे हमारा कोई ना कोई एग्जाम हमारा इंतजार कर ही रहा होता है। और इसमें मैं छोटी सी ऐड चीज करना चाहूंगा, क्योंकि काफी कुछ ऐड तो इसमें कर ही दिया गया है, कि अब बच्चों को स्ट्रेस के बारे में एजुकेट करना बहुत आसान हो गया है, या मुझे लगता है कि बहुत आसानी से वो समझ सकते हैं। क्योंकि अगर उनके पास अगर कोई कैमरा मोबाइल है, ठीक है ना, और वो मोबाइल में कैमरा ऑन करके वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो पे वो कोशिश करते हैं कि वही कैप्चर हो जिसपे वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा भी 80% वो मटेरियल कैप्चर हो जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, और वो बाद में हम किसी को दिखाते हैं तो वो चीजों को नोटिस करता है थर्ड पर्सन, कि आपने अपने फोकस के अलावा क्या क्या चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है। तो ऐसा ही हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के पास जो 5 सेंस हैं, एक प्रकार के 5 कैमरास की तरह काम करते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट, आईज, तो काफी कुछ मटेरियल हमारी जो माइंड है उसमें रिकॉर्डेड होता ही रहता है। और इतना ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है कि हम जिस पर फोकस करना चाहते हैं या जिसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो रिकॉर्डेड मटेरियल जो होता है उनको वो डिस्टर्ब करती रहती हैं चीजें, जिसकी वजह से स्ट्रेस को हेल्प मिल जाती है अपने आप को और इंक्रीज करने के लिए। तो एक्सरसाइज तो इसका फॉर्मूला है ही, जो मेनली हमें हेल्दी बनाता है और स्ट्रेस से हम लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम छोटी सी चीज ऐड कर दें जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, तो मेडिटेशन से क्या होगा? मेडिटेशन ठीक वैसा ही है कि हमें इसको तो मेडिटेशन ठीक वैसा ही है कि जैसे हमें मौका मिल जाता है कि मोबाइल में जब डाटा भर जाए तो हम उसको फालतू चीजों को डिलीट करते हैं, ताकि हमारा मोबाइल वैसा ही काम करने लग जाए। तो हमारी बॉडी हमारे बारे में बहुत जानती है, हमारी डायबिटीज के बारे में, हमारी डाइट के बारे में भी। लेकिन जब वो अंदर से फोकस नहीं होती और डिस्टर्ब होती है, तो क्या करती है कि कई बार उसकी इंसुलिन भी अच्छी तरीके से काम कर रही है, वो भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। शुगर हम अच्छा खा रहे हैं तब भी वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारी खाने के बाद भी लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस अनफोकस बना हुआ है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एक प्रकार से।
तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ही जगह फोकस हो जाता है ब्रीदिंग पे, और हम कोशिश करते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक टारगेट लेकर के ब्रीदिंग काउंटिंग करें। मेडिटेशन में आप ये सोचो कि हमने 150 ब्रीदिंग काउंटिंग करनी है, और 150 ब्रीदिंग काउंटिंग करने के लिए आप बैठ जाओ, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको शांत वातावरण चाहिए। आपके माहौल डिस्टर्ब है, नॉइस फैला हुआ है चारों तरफ, घर के आसपास काफी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, तब भी आप बैठ जाओ, क्योंकि आपका टारगेट 150 को लेकर के है। और ये जितनी भी जो चीजें आपको डिस्टर्ब करेगी ना उस मेडिटेशन में, तो वो आपको अंदर से बिल्डअप करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि कोई भी अंदर की चीजें भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप 150 पे जब आप 50 तक पहुंचते हैं और बाय चांस आपके माइंड में कोई थॉट आ जाए, कोई सपने में खो जाए, और तो उस वक्त आपकी हो सकता है काउंटिंग आप भूल जाओ, तो दोबारा से रीस्टार्ट करो 150। मतलब 150 काउंटिंग प्योर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ 100 में आप अपने सपने में खो जाओ, अपने करियर में खो जाओ, अपनी नींद में खो जाओ, कहीं भी खो जाना। इसका मतलब है कि आप लड़ नहीं रहे बल्कि इंजॉय कर रहे हो उन सब चीजों को जो आपने एक्यूमुलेट करा हुआ है। तो हमारी बॉडी फिर फोकस बनेगी नहीं। तो 150 मीन्स 150। चाहे उस वक्त आपको आकर के बाल पकड़ के हिला दे कि खड़ा हो जा, टाइम हो गया तेरा जाने का, आप हिलो ही मत। उसको लगे कि मतलब ये तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये मतलब ध्यान में चला गया, अब हिल ही नहीं सकता। तो आपको वो 5 दिन डिस्टर्ब करेगा, कोई भी घर का मेंबर 5 दिन के बाद आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। वो कहेगा कि अब इसका मेडिटेशन का टाइम है, ये हिलने वाला नहीं है, इसीलिए वेट कर लो बाहर। तो खुद ही आपके अकॉर्डिंग चीजें आने लग जाएंगी। जब बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसे चलेगा तो अंदर का एटमॉस्फेयर भी वैसे ही चलेगा। जब शुगर आपकी इंसुलिन लेने का टाइम होगा ना, तो आप इंसुलिन लेने से पहले ही एक कंट्रोल पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा आपके। जस्ट एक इंसुलिन इंसर्ट करने का टाइम, बस वेट करेगा बॉडी की इंसुलिन आ जाए और मैं अपना काम करूं। ऐसे खाने के वक्त कि जब बॉडी का शुगर लेवल कहीं ना कहीं से लो टाइम हो रहा होगा, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे फूड इनटेक करोगे और आपका मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न, चाहे 24 घंटे में एक बार, लेकिन वो वैसा होना चाहिए कि बस पत्थर की लकीर की तरह एक बार ये आपने डिसाइड कर लिया तो डिसाइडेड है। हमारे बच्चों इसमें को आई बहुत थिंक फायदा होता है। एक चीज और भी है अनिल जी, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, सॉरी, कि कुछ बच्चों को इस कोविड के दौरान ही डायबिटीज शुरू हुई है, तो उनके स्कूल्स को अभी फेमिलियर नहीं है। कुछ बच्चों को जैसे डॉक्टर दीपिका ने कहा कहीं और जाना पड़ता है, ये किसी और सेंटर में है, तो अपने सर्टिफिकेट जरूर डॉक्टर से बनवा लीजिए कि मेरे बच्चे को डायबिटीज है, उसको सेंसर लगा है तो सेंसर, ग्लूकोमीटर है तो ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर सेंसर दोनों, कुछ हाइपो का किट। और आधा घंटा पहले अगर आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं तो वो चिक चिक झिक झिक का टाइम मिल जाता है। कई बार हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं, उस समय फिर टीचर कहती है ये सब क्या बकवास है, हमने आपको बैठने देना, आपको कोई अरेंजमेंट करना है, तो उस समय नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके पहले एग्जाम से पहले आप टीचर्स को बता दें, और जिन पेरेंट्स को इन दिनों में डायग्नोसिस हुआ है वो पहले स्कूल में जाके अगर इन्फॉर्म कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। प्रीति मैम has joined us. जैस्मिन मैम वेरी वेल नोन एजुकेटर हैं, डायबिटीज एजुकेटर, जो पीजीआई इंस्टीट्यूट नोएडा में काम कर रही हैं डॉक्टर भानु के साथ। तो डॉक्टर जैस्मिन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? Good afternoon, everyone. I'm Jasmine Ahuja, and आप सबको आज यहाँ पे देख के वी आर वेरी हैप्पी कि सब लोग अपना टाइम निकाल के इसके लिए आए हैं, इस बात को समझने के लिए, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। और कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जो थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन इन द लिंक, जिसके लिए वो एग्जाम्स के टॉपिक के लिए ज्वाइन करना चाहते थे, बट मे बी इन द एंड वी कैन ब्रीफ देम अ लिटिल बिट अबाउट दिस। We'll share the recording with everybody. Yeah. फॉर्चुनेटली अनिल जी के फोरसाइट के कारण हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, डॉक्टर दीपिका ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, शी विल शेयर द रिकॉर्डिंग। प्रीति मैम हैज जॉइंड सो शी कैन टेक ओवर। एक चीज जो डॉक्टर मीना छाबरा ने अभी मुझे फोन करके बोला कि उनके क्लिनिक में कुछ क्राइसिस चल रहा है तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि एक्सरसाइज का प्लीज एम्फेसिस कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं, और मैं बहुत सुनती हूँ कि एग्जाम थे तो एक्सरसाइज बंद हो गया, बच्चा खेलने के लिए उसको टाइम नहीं था, तो खेलने में वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था,
तो इन सब चीजों का आई थिंक हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये धारणा ही गलत है कि हम जब खेल रहे हैं तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आई थिंक वो धारणा हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम खराब नहीं बन रहे, एक्चुअली नवाब बन रहे हैं जब हम खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। शर्ट भी पहननी है, पैंट भी पहननी है, ये नहीं कि खाली शर्ट पहने या खाली पैंट पहने। तो पढ़ें भी और खेलें भी, अपना एक्सरसाइज पूरा कर लें, नींद पूरी कर लें, ताकि हम उस समय फ्रेश हो और हमारी शुगर्स भी इतनी फ्लक्चुएट ना करें। हमारी बॉडी को आदत है रोज 6 से 7 फुटबॉल खेलने की, या डांस करने की, या दौड़ पे जाने की, या झूला झूलने की। तो उसको फिर बॉडी को अपसेट ना करें, ताकि बॉडी एग्जाम के समय अच्छे से दे पाए। एक कमेंट है कि जेई मेंस में वो पूछते हैं कि कैंडिडेट को डायबिटीज है कि नहीं है, और उन्होंने कमेंट भी किया है मिसेस ने कि टाइम से पहुंचो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अगर जरूरत हो तो बता दें कि हमें डायबिटीज है, ताकि एग्जाम देने में अगर हाइपो होता है या हाइपर होता है, हमें बार बार सुसु करने जाना पड़ता है, या शुगर लो जा रही है, तो हम टेस्ट कर पाए। बहुत बार तो ये होता है कि आपने अभी तक CGMS नहीं भी यूज किया, तो आपको लगता है कि हाँ अब मेन एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, CGMS यूज कर लेते हैं। तो उससे ये है कि आपको पूरे 24 घंटे का शुगर पता चलता रहता है, और वो लो जाए उससे पहले आपको पता चल जाता है, ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें। वो हाइपोग्लाइसीमिया हो फिर हम उसको कुछ करें, उससे बेहतर है कि हम उसको रोक सकें। तो CGMS के साथ बहुत फायदा हो जाता है कि हम एंटिसिपेटरी काम कर सकते हैं। एंड कई बार आप नहीं अफोर्ड कर सकते CGMS राउंड द क्लॉक, तो आप कहते हैं कि चलो ये जो मुश्किल दिन है उनमें हम CGMS लगा लेते हैं, उसके साथ हमारा काम निकल जाएगा, फिर जब प्रेशर कम होगा तो फिर हम वापस अपने ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे आ जाएंगे। पर इक्वली इम्पोर्टेंट आई थिंक ये है कि हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग जरूर करें, चाहे वो फिंगर प्रिक से हो, चाहे वो CGMS से हो, क्योंकि बहुत बच्चे आजकल कोविड है, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे, डायबिटीज चल रही है जैसे चल रही है, तो मॉनिटरिंग कम होने के कारण भी कंट्रोल आउट हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एग्जाम नहीं ठीक से दे पाएंगे। हाइपरग्लाइसीमिया में दिमाग ठीक से नहीं चलेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो मॉनिटरिंग अपनी वापस जारी रखिए, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एंड इट वाज वेरी नाइस दैट दीपिका ने कितना एम्फेसिस दिया कि एक्सरसाइज से जो एंडोर्फिन्स बनते हैं तो वो स्ट्रेस को कम कर देते हैं, और आप अच्छे से एग्जाम दे पाते हो और उससे पहले अच्छे से पढ़ पाते हो, ना कि लास्ट मिनट पे फिर हम हाइपर वेंटिलेट करके करके हम लोग डर रहे हैं कि ओह क्या हुआ क्या हुआ। तो ओवर टू यू प्रीति मैम, और अगर किसी को कोई सवाल पूछने हो तो मैं फिर से थैंक यू मैम। कि लोग अपने हम वीडियोस ऑन कर लें। और बहुत अच्छा होगा अगर कोई भी बच्चा या कोई पेरेंट जिसका कोई बर्निंग इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी, या आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें बताएं। आप अनम्यूट करें और हमसे बात करें, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि एक की प्रॉब्लम हो सकता है 10 लोगों की और प्रॉब्लम्स हो। और ये फोरम ही ऐसे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए है, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को ले सके, उनके बारे में चर्चा करें और कुछ उनके सॉल्यूशंस भी निकाल सके। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमसे बात करें, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। हाँ जी मैम। हाँ बताइए हेलो प्लीज, अपना नाम बताइए। जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। मैं पटियाला से उषा गुप्ता। हाँ जी नमस्ते। मैम। मैम मेरे बेटे को अभी अभी नमस्ते मैम, अभी 3 से डायग्नोज हुआ है मेरे बेटे को। सॉरी आपकी आवाज हेलो। कट रही है, आप हाँ बताइए। हाँ जी मैम, मेरे बेटे को अभी अभी ना 3 फेब से डायग्नोज हुई है डायबिटीज। अच्छा। हाँ जी मैम, तो मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ कि कैसे होगा ये सबके लाइफ में, कैसे इसके अभी तो 7 इयर्स कंप्लीट होंगे इसके 19 फेब को मैम। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं हम पटियाला से। पटियाला से हैं, तो आपके डॉक्टर्स ने आपसे बात करी होगी कि डायबिटीज किस तरह की परेशानी है, और डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए आगे आपको क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना है,
कैसे बच्चे के रूटीन के साथ डायबिटीज का मैनेजमेंट हमें कंटिन्यू करना है। हाँ जी मैम, जैसे हम डेली 4 टाइम इसकी आपका शुगर कोई चेक क्वेश्चन है करते हैं आपका? और हाँ, नहीं, हाँ बहुत जी अच्छा मैम, कर रहे हैं क्वेश्चन आप, ये ब्लड है कि ग्लूकोज हम चेक कर रहे हैं। हाँ जी मैम, और इंसुलिन भी दे रही हूँ मैं इसको प्रॉपर टाइम पे। मैम सबसे Very पहले good. तो आप ये देखिए ना कि आप जिस ग्रुप में हैं यहाँ पे, अगर मैं अरुणा मैम से रिक्वेस्ट करूं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको लग रहा है कि ये 7 साल का बच्चा जिंदगी कैसे काटेगा, पर यहाँ पे तकरीबन वही लोग हैं जिनको 1 साल से 15 साल से 20 साल से डायबिटीज है और अच्छे से जिंदगी कट रही है। तो उसी से आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि अगर वो बड़े हो सकते हैं तो मेरा बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। अगर वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी नौकरियां कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो मेरा बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, काम करेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन अभी मत लीजिए। अभी थोड़ा हम एग्जाम्स पे फोकस करें कि अगर किसी का एग्जाम्स या स्ट्रेस के बारे में कुछ हो। अरुणा जी, आप एक सेकेंड बताना चाहेंगे मिसेस गुप्ता को कि जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी तो जिंदगी पूरी आगे है। आप म्यूट हो अरुणा। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मैम, जिंदगी सही में खत्म नहीं होती है, ये हमारी अपनी सोच होती है कि हाँ ये मिसहैपनिंग हो गई है तो जिंदगी खत्म हो गई है। इनफैक्ट डायबिटिक वाले जितने भी है ना, उनको मैं कहती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है और वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। नॉर्मली हम इनफैक्ट जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो अपनी लाइफ में बिल्कुल कभी भी खाए कभी भी पिए, एक अनऑर्गेनाइज तरीके से जीते हैं। और आपको जबकि जो कब शुरू हुई थी मैम? होती है वो अरुणा मैम, जब आपको डायबिटीज कब शुरू हुई थी? मैंने 12th क्लास पास आउट ही की थी, उसमें ही हुई थी जब मैं कॉलेज के एडमिशन के लिए ट्राई कर रही थी। तब मुझे ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हुए थे बॉडीज के कि वो फंक्शन करना कम कर रहा था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रखा था। फिर अब आपको 12वीं क्लास को कितने साल? निकल गए और उसके बाद मुझे अरुणा 22 जी, साल हो। हाँ, हाँ जी, मुझे 22 साल हो गए हैं इसी के साथ। जब तक आपको सही तरीका नहीं पता, वेल एजुकेट नहीं हो आपकी डायबिटिक क्या है और उसको हमें कैसे मैनेज करना है, तब तक वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस दिन आपने इसके बारे में सीख लिया ना, तो ये आपके लिए एक नॉर्मल लाइफ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ अभी प्रेरणा है जो अभी कॉलेज कर रही है, और सत्येंद्र है जो अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। तो ये कह देना कि मेरा बेटा अभी 7 साल का है, मैंने जो YDF में आकर देखा है कि जो अभी 2 साल के बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, जिनका अभी शायद केजी या नर्सरी में जाने का टाइम है, वो अपनी शुगर को मैनेज करते हैं और वो अपने आप में सब कुछ समझ गए हैं। तो एक अच्छे एजुकेटर को मिलने की जरूरत है, बहुत जरूरी अच्छे एजुकेटर से संपर्क में रहने की जरूरत है। और आप अभी स्कूल में जाके उनसे कहें कि अगर एग्जाम देने में परेशानी है तो 7 साल में तो कौन से क्लास 2 या 3 में होगा बच्चा, तो इस समय वो ना भी एग्जाम दे तो फर्क नहीं पड़ता, बाद में दे सकते हैं। किसी और को अगर कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो? हेलो, आप अपना वीडियो ऑन कर ले दर्श। हेलो, हाँ बेटा दर्श बताओ। हाँ बताइए या। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। ये afternoon. दर्श है, इसकी वैसे 1 ईयर से है, इसको दिसंबर 2019 में डायग्नोज हुआ था ना, 6+ था उस टाइम ये। तो अभी चल रहा है ठीक ठाक, बट इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, मैंने कहा पूछो आप। अभी मैंने इसको थोड़ा सा आप ज्वाइन करवाई है वीडियोस वगैरह की, आप सुनो तो थोड़ा इसका थोड़ा मेंटल, हर बार एक ही चीज पूछता है, मैं कब ठीक होऊंगा। मैंने इसको कई बार समझाने की कोशिश की है कि ये, जैसे कि अभी वो बता रहे थे कि इंसुलिन डायबिटीज के साथ भी हम सर्वाइव कर सकते हैं और बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। हेलो, बोलो हेलो, दर्श। हाँ दर्श बेटा बताओ बोलिए, आप दर्श, क्या पूछना चाहते हो बताओ।
बोलो। कौन सी अभी क्लास मम्मा में पढ़ते हो दर्श? इतने सारे क्वेश्चन करते हो मम्मा से। सेकंड, वेरी नाइस। बताओ क्या पूछना चाहते हो, बताओ। तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, सेकंड स्टैंडर्ड में हो अभी ना, तो अब नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड में जाओगे, तो एग्जाम्स हो गए तुम्हारे? नहीं। अभी नहीं हुए, अभी होंगे एग्जाम्स, राइट? वंडरफुल। Yes. बताओ बताओ, एग्जाम से डर लगता है? No. नहीं, वंडरफुल। बहुत बड़ी क्लैपिंग है दर्श के लिए। बिल्कुल एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं होती है ना? एग्जाम्स तो बस हमें ये बताते हैं कि हमें कितनी बातें समझ आई जो टीचर्स ने हमें पढ़ाई, और हम कितने अच्छे से वही बातें टीचर्स को बता सकते हैं, राइट? कुछ पूछोगे बेटा? पूछो, कल रात को मम्मा को क्या बोल रहे थे, बोलो। क्या बोलूं? जो अच्छा, पूछना है दर्श की आपने। मम्मा बताएगी, चलो दर्श की मम्मा पूछ सकती हैं। हेलो मैम, ये पूछता है कि मैं डेजर्ट क्यों नहीं खा सकता, केक, चॉकलेट्स। बिल्कुल खा सकते हो, है ना? और उतना ही खा सकते हो जितना बाकी बच्चे खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बेटा, डेजर्ट्स, केक्स, पेस्ट्रीज किसी के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट में अच्छी नहीं होती, है ना? तो उन्हें वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, और हम अपने डाइटिशियन से मदद लेके पूछ सकते हैं कि कैसे हम अपने डेली रूटीन और इंसुलिन को एडजस्ट करें, ताकि हम डेजर्ट्स भी ले सकते हैं वंस इन अ वाइल, केक्स भी खा सकते हैं, पेस्ट्री भी खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% मना है कि कभी भी नहीं खा सकते आप, ठीक है? और पूछो, और आप पूछो। किसी डाइटिशियन या किसी एजुकेटर के संपर्क में हैं? अपने डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं जिनसे आप इलाज परस्यू कर रहे हैं, उनसे बात करिए, एंड आपके डाइटिशियन पीजी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, वैसे पीजीआई दिखा रही हूँ ना, चंडीगढ़ पीजीआई ना। पीजीआई चंडीगढ़ दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हाँ, है। हाँ वहां पे जी। आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की मदद से पूछिए कि कैसे आप बच्चे के रूटीन में इन सब चीजों को वंस इन अ वाइल इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। और वैसे मैम नॉर्मल बच्चों में भी जिनको डायबिटीज नहीं होती, उनके लिए भी ये चीजें अच्छी नहीं होती। उनके लिए भी कुरकुरे खाना, उनके लिए भी कुकीज खाना, चॉकलेट्स खाना, पेस्ट्रीज खाना, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा, ठीक है? यही चीज मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, ये बिल्कुल समझता समझ आ नहीं है, ये जाएगा सोचता इसको, है कि और ये मम्मा इस तरह के मन, मना करती है जानबूझ के, मैं ही नहीं खा सकता, सिर्फ मैं ही नहीं खा सकता। मैं नहीं, कहा ये हेल्दी हेल्दी ईटिंग तो नहीं पूरी है। फैमिली के लिए है। हाँ, पूरी फैमिली के लिए है और सभी बच्चों के लिए है, चाहे डायबिटीज हो या नहीं हो, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू दर्श। और कोई थैंक बच्चा यू। या पेरेंट जो आज पूछना चाहते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हैं जिनकी? अजय ने हैंड रेस की है। क्या मैं अपना खाना 2:30 बजे इंसुलिन लगा के खा सकता हूँ और 1 बजे एप्पल, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है 1 बजे से 10 मिनट का ब्रेक होता है, तो क्या मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ? 1 बजे एप्पल खा लूँ और 2:30 बजे इंसुलिन लगा के रोटी। आपका नॉर्मल डेली रूटीन कैसा है बेटा? ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? 8 बजे। ओके, 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, और 8 बजे और 1 o'clock के बीच में कुछ नहीं खाते? 10:30 खाता हूँ। 10:30 खाते हो, 10:30 खाते हो ना? तो 10:30 अपना एप्पल खा लो, ओके। है ना? तो एप्पल भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट भी खा सकते हो, और फिर अपना लंच टाइम पे कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली इसको लंच अपना शिफ्ट करना है 1 की जगह 2:30 बजे। अच्छा, बहुत लंबा गैप हो जाएगा बेटा, है ना? बट 1 की जगह 1:30 कर सकते हो, हाफ एन आवर का बिल्कुल अलाउड है, वंस इन अ वाइल, प्रीति मैम, है आई ना? थिंक वो बट कह इट इज रहे हैं कि 10 इम्पोर्टेंट कि मिनट हम का गैप है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। देयांश, आपकी क्लासेस कितने बजे खत्म होती है? जो आपकी क्लास है वो कितने बजे खत्म होती है? 1:50 पर। 1:50, तो आप 2 o'clock खा सकते हो अपना लंच, ठीक है? और जो आपका मिड स्नैक है वो आप 10:30 की बजाय 11 कर दो, ताकि जो बीच का गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाए मिड स्नैक और लंच के बीच में। He is one of our patient child who is
very regular with his snacking habits also. हर चीज टाइम पे, जब ये पहले दिन ये बच्चा डायग्नोज भी हुआ था, आई रिमेम्बर इसकी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही सेकंड काउंसलिंग से ही यूज्ड टू गेट रोस्टेड चना, और काउंसलिंग लंबी हो जाती थी तो बीच में खाता था. अरे वाह, दिस इज वेरी गुड. दैट वे, एंड आप कर लोगे मैनेज ऐसे. मैम फ्रूट फिर कब शिफ्ट करना होगा? बिकॉज फ्रूट स्नैक इसकी 2:30 पे होती है ना, तो इफ 2 o'clock ही इज टेकिंग लंच, तो आप मेरे से अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप खाने के साथ फ्रूट नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे ग्लाइसेमिक लोड और बढ़ जाएगा ना. आप उससे मेरे से अलग से समझ सकते हैं कि हम सारे टाइमिंग्स में क्या एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, फाइन, थैंक यू. पर अगर एग्जाम है तो उससे पहले प्लीज जरूर खा के जाएं. डॉक्टर दीपिका ने एम्फेसाइज किया था कि हाइपोग्लाइसेमिक होने का डर नहीं रखें. एग्जाम से पहले अपना ब्रेकफास्ट या जो भी मील है वो खा के जाएं, और इंसुलिन ऑफ कोर्स उससे पहले लगा के जाएं, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया भी ना हो और हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो. ओके, थैंक यू. और मैम ये चैट बॉक्स में किसी ने एक बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस लिखा है, विच इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन, कि अंजू मैम के एक पेशेंट है जिनको जब वो बच्चा 2nd क्लास में था उनको डायग्नोज हुआ था डायबिटीज, और अब वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एंड उनके एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे परसेंटेज है, 94 एंड 93. तो कोई भी चीज उनको स्टॉप नहीं करी अपने एकेडमिक एक्सीलेंस में. तो ये एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि वी कैन ऑल डू वेल, अगर हम सही सलाह और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, वी कैन ऑल मैनेज वेरी वेल. तो मेरा दर्श को तो जवाब यही होगा कि दर्श तुम ठीक कब होगे का सवाल ही नहीं है. आप तो अभी भी ठीक हो. बिल्कुल. आज से अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, और अब आप आराम से बड़े हो, पढ़ाई करो, खेलो, इंसुलिन लगाओ और डू वेल. प्रीति मैम. हेलो हेलो. हाँ, और कोई बच्चा जो पूछना चाहता है अपने, कोई उनका सवाल है? मैम 1 मिनट, वो मैम से कंफर्म करना था ना, कल रात को इसने प्रॉपर मील लिया था दर्श ने ना? हाँ हाँ. पर फिर भी ये 8 o'clock इसको इंसुलिन जितना इसका रेगुलर था 6 यूनिट्स दिया है मैंने. इसने प्रॉपर खाना खाया, 2 चपाती दाल सब्जी के साथ. बस 9:30 भी ये हाइपो में गया, 41 थी, फिर मैंने इसको ग्लूकोज दिया. उसके बाद 10:30 बजे फिर से कह रहा था कि बता देता है कि मम्मा लो लग रही है. उसके बाद 10:30 बजे फिर से चला गया सडनली, 61 थी तब. नहीं, हमें फिर इसके ना इंसुलिन डोज के साथ टाइट्रेशन करना पड़ेगा, है ना. आप अपने डॉक्टर और अपने एजुकेटर से मिल सकते हैं, उसका पूरा रूटीन और उसका जो इंसुलिन डोज है उसको टाइट्रेट करना पड़ेगा. अगर ये रूटीन हैबिट हो रही है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स अ रिडक्शन इन डोज, और वंस इन अ वाइल है तो हमें देखना पड़ेगा, मे बी उससे एक दिन पहले द चाइल्ड वुड हैव प्लेड मोर, ज्यादा खेल लिया था शायद उसकी वजह से, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स रहता है. और अगर उसके अकॉर्डिंग उसने अपना मील कंजम्पशन और इंसुलिन डोज को टाइट्रेट नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया एपिसोड्स इवन नेक्स्ट डे तक रह सकते हैं बच्चे में. तो एक बार अपने डॉक्टर और अपने एजुकेटर के साथ बात करिए इस बारे में, वो आपको डेफिनेटली एडवाइस करेंगे कि कैसे हमें इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर आप जानते होंगे कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो क्या करना है, उसके बारे में आपको हाँ जी मैम. आपके डॉक्टर और एजुकेटर, हाँ बिल्कुल, उस समय तो मैनेज करना है, और आगे ये नहीं है हाँ, उसके क्या प्रेसिपिटेटिंग अब कॉजेज मुझे हैं समझ वो आ रहा है देखने शायद. पड़ेंगे. हाँ हाँ बताइए. ठीक है मैम. हाँ, इसने कल एक्टिविटी तो बहुत की थी, दिन में हाँ खेला बहुत था. तो अगर ये शाम को बहुत ज्यादा खेला हो तो उसका इफेक्ट लेट नाइट भी आ सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. ये एक्सरसाइज के बारे में आज हमने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी, लेकिन हाँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो 12 to 24 आवर्स तक रह सकता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कई बारी नेक्स्ट डे भी आता है मॉर्निंग में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट जिस दिन आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आपका बच्चा एक्टिविटी करे, उस दिन बहुत जरूरी है कि लेट नाइट भी आप 2 बजे उठकर एक बार उसका ब्लड शुगर प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार बच्चों में नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क रहता है. ठीक है.
हाँ क्योंकि इसकी डोज अभी बहुत 2 की महीने से सेट हुई है इंक्रीज करने पे, पर जैसे हाँ हफ्ता 10 दिन होता है। लास्ट इसका डोजेस 31st मैम को आप ऐसा हुआ प्लीज, था, दर्श की 30th और मम्मी, 31st को ये दर्श की मम्मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। दोनों दिन इसकी 68, 80, 90 पूरा दिन इतना ही रह रहा था। हाँ जी मैम डोजेस हम बाद में डिस्कस हेलो कर मैम। लें, अगर अभी इस हाँ टॉपिक पे रह लें। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट का और टाइम है। हाँ, और ओके बाकी मैम, भी बच्चे ओके के मैम, बारे ओके। में एक बार। हाँ हाँ, और कोई बच्चा या पेरेंट जो हमसे बात करना चाहे? वीडियो ऑन कर लो। हेलो हाँ जी, बताइए। मैम, नमस्ते। नमस्ते, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी बताइए। मैं हाँ राज्य नमस्ते, की मदर, बताइए। राज्य और पुनीत दोनों बेटे हैं। तो मैम उनको है ना, दोनों को ही डायबिटीज हो गया है। बड़े वाले को तो हो गया था, उसको 2013 में हुआ था, और अभी पिछले साल से है ना छोटे वाले को भी हो गया डायबिटीज। तो मैम ये मतलब इसका कारण क्या है? एक बेटी और है, उसका और डर लगता है मुझे। मैम, अगर मैं इंटरप्ट करूं तो प्लीज आज हम केवल एग्जाम की बात करें, क्योंकि ये लंबे सवाल हैं, किसी और दिन के लिए बात कर सकते हैं। और प्लस आप अपने डॉक्टर से प्लीज संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए। अभी मेरा सवाल सबसे ये है कि अगला मीटिंग हमारा 13 मार्च का ही रखें क्या? और हमारा टॉपिक का कोई अगर सजेशंस हो तो। हेलो। हाँ जी मैम, डायबिटीज क्यों हुई वो तो बहुत लंबा जवाब है, एंड 1 मिनट में 2 मिनट में जवाब देना मुश्किल है। आप अपने डॉक्टर अच्छा से मैम, प्लीज इसको एक डिस्कस एक करें। सवाल हो रहा है, एक तो, सवाल हो रहा है। हाँ जी पुनीत को है ना अभी गेहूं की एलर्जी भी बताती है। मैम, तो अब एग्जाम से उसका, रिलेटेड कुछ बात कर लें प्लीज। आज का टॉपिक एग्जाम्स हाँ का है, तो मैम, ऐसे तो एग्जाम में बहुत उसको लंबे क्या सवाल हो खाना सकते हैं। खाना क्या देना है, कैसे देना है एग्जाम के मैम, टाइम पे? हाँ 8 जी, बजे जाएगा स्कूल, हम्म, तो 8 बजे से मतलब 3 बजे तक घर वापसी आता है। तो इस बीच कैसे उसको मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि अभी 1 साल से हुआ है उसको डायबिटीज भी, जब से तो स्कूल बंद था। अब स्कूल अब खुले है, एग्जाम भी है, तो कैसे करना पड़ेगा उसको मतलब? जैस्मिन, वुड यू लाइक टू देखिए, टेक? एग्जाम्स के बारे में अभी हमने बात करी बहुत अच्छे से, विस्तार में डॉक्टर दीपिका ने हमें बताया कि एग्जाम से पहले एक तो नॉर्मल अपना स्लीप रूटीन जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करिएगा। बच्चा अच्छे से प्रॉपर स्लीप लेकर फिर मॉर्निंग में उठे। ठीक है, अगर हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि एक छोटा सा हम किट बना दें अपने बच्चों के लिए एग्जाम के लिए। डॉक्टर दीपिका ने बताया कि एक उसमें जरूरी है कि हमारा ग्लूकोज मीटर हो, ग्लूकोज स्ट्रिप्स हो। इसके साथ साथ हम अपने साथ कुछ स्नैक्स रखें, जैसे आप एक सैंडविच रख सकते हैं, पानी की बोतल जरूर ले जाएं अपने साथ। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए आजकल मार्केट में ग्लूकोज टैबलेट्स अवेलेबल हैं, अगर इन केस आपके बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ जाए तो आप ब्लड ग्लूकोज चेक करके अपने लक्षणों के लिए वो टैबलेट या कोई जो भी स्नैक है वो उसके साथ ले सकते मैम हैं। ये तो सैंडविच खाएगा नहीं, एक प्रॉपर, क्योंकि इसको गेहूं की मेरी एलर्जी बात हो सुनिए जाती है। पूरी। ठीक है, ठीक है, गेहूं की एलर्जी है तो सैंडविच ना ले जाके आप चीला ले जा सकते हैं, है ना। चीला ले जा सकते हैं, बेसन का चीला बना के ले जा सकते हैं, तो वो तो बच्चे में अलाउड रहेगा, राइट। और इसके साथ साथ फ्रूट्स अलाउड होते हैं, गेहूं की एलर्जी में फ्रूट्स आप ले जा सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं अपने साथ। ठीक है, भुने चने रख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप अपने साथ बच्चे को ले जाने के लिए बोलें, एक छोटा सा किट बना दीजिए। और अभी हमने बताया कि आप जो जिस भी एग्जाम में जा रहे हैं वहां पे अगर नॉर्मल अपने ही स्कूल में बच्चा एग्जाम दे रहा है तो टीचर और प्रिंसिपल को पहले से ही पता होना चाहिए कि बच्चे को डायबिटीज है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम से तो एक सर्टिफिकेट बना के ले लें ताकि आप वहां पे सबमिट कर सकें और इन्विजिलेटर को बता दें कि बच्चे में डायबिटीज की परेशानी है। तो अगर उसको इस वजह से बीच में शुगर चेक करने की आवश्यकता पड़े तो कोई उसके लिए बाधा ना आए। और अगर शुगर चेक करने के बाद कुछ उसका उपचार करना पड़े, ट्रीटमेंट करना पड़े, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया है या शुगर बढ़ी भी है, तो उसके लिए भी उसको अलाउ किया जाए। अपने साथ इंसुलिन जरूर कैरी करिए,
ठीक है। अगर मान लीजिए शुगर बढ़ी हुई आती है तो कई बार हमें करेक्टिव डोज देनी पड़ती है, तो वो अपने साथ ले जाएं। उसके अलावा ये कोशिश करें कि कभी भी बच्चा खाली पेट नहीं जाए। ब्रेकफास्ट जो भी उसके पसंद का है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन जरूर हो। प्रोटीन की मात्रा अगर आप ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे तो उससे लंबे समय तक बच्चे का आहार ठीक रहेगा। दूसरा, एक सर्ज नहीं आएगा, जो एक ब्लड ग्लूकोज का एकदम से राइज हो जाता है केवल कार्बोहाइड्रेट लेने से, वो भी बच जाएगा और लंबे समय तक आधार रहेगा। ठीक है, तो जो ब्रेकफास्ट लें उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों की मात्रा जरूर होनी चाहिए और थोड़ा फैट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे का जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसको जानते हुए हम ये ध्यान रखें कि जब बच्चा घर जाएगा कैसे, घर कैसे वापस आएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ अगर हम थोड़ा सा अपनी जानकारी को अच्छे से रख लें और उन सावधानियों का अगर हम पालन करें तो बच्चे में कोई परेशानी आएगी। जो नॉर्मल बच्चों की तरह बच्चे ये भी एग्जाम्स देके आगे अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। मैम मैं उम्मीद करती हूँ आपकी। एक सवाल और है, जैसे सुबह वो 8 बजे आता है, तो 8 बजे इंसुलिन देंगे तो उसके बाद 3 बजे दोबारा देना पड़ेगा, 3-4 बजे, तो ज्यादा लंबा गैप तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर आप रेगुलर इंसुलिन ले रहे हैं तो रेगुलर इंसुलिन की डोज उसके ब्रेकफास्ट के अनुसार आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एक जो होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, कई बार रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ रेगुलर दे तो रेगुलर, हाँ रेगुलर आप अपने साथ रखिए। और एक रैपिड एक्टिंग के आजकल इंसुलिन के पेन्स आते हैं जो आप बच्चे के साथ रख सकते हैं। इनके कोई करेक्टिव डोज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको एग्जाम के दौरान अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम दे सकते हैं तब। ठीक है मैम, अदरवाइज अगर आपने रेगुलर दे दी, बर्फ के रख सकते हैं। मैम रेगुलर जो एग्जाम के पैकेट दिनों में तो वो 3 बजे नहीं आएंगे ना, तो स्कूल के दिनों में 3 बजे अगर वो वापस आ रहे हैं तो टिफिन में जरूर कुछ खाएंगे, उस समय वो इंसुलिन लगा लें स्कूल में ही। एग्जाम्स आमतौर पे 3 घंटे से ज्यादा नहीं होते, फिर बच्चा घर आ ही जाता है, तो आमतौर पे आपको एक्स्ट्रा डोज की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप स्कूल में खाना खा रहे हैं तो उससे पहले जरूर इंसुलिन लगाएं। खाना कोई भी नंगा नहीं जाना चाहिए। मैं एक अपने आप को ही इंटरप्ट करती हूँ। अवनी जी, जस्ट 1 मोमेंट, 3 मिनट रह गए हैं, तो आई जस्ट वांट टू से कि नेक्स्ट मीटिंग फिर हम 13 को ही करेंगे। 28 दिन का महीना है तो 13 को ही पड़ता है। और आई थिंक यही टॉपिक हम ले लेते हैं कि खाने को हम कैसे एडजस्ट करें, खास करके क्योंकि जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं दे मे वांट टू नो कि खाने को हम कैसे एडजस्ट करें। और उसके साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि गर्मी का मौसम आ रहा है, मार्च तक गर्मी हो जाएगी, तो हम इंसुलिन को कैसे हैंडल करें ताकि इंसुलिन खराब ना हो और हमारा शुगर कंट्रोल खराब ना हो। जी अवनी मैम बताइए। अवनी मैम बताइए बताइए। हाँ जी मैम, मैंने हेलो जी मैम, माय डॉटर इज 5 years old, तो उसको भी सितंबर 23 को डायग्नोज हुई थी। तो मैंने भी यही पूछना था कि जैसे अभी रेगुलरली स्कूल ओपन होंगे है ना, तो इन बिटवीन के मील में हम फ्रूट्स के अलावा कुछ और दे सकते हैं उसको, जिससे थोड़ा मतलब प्रॉपरली उसको रहे, क्योंकि 2-2:30 बज ही जाएंगे स्कूल में। अभी प्रेप 2 में हो जाएगी वो, तो थोड़ा टाइमिंग इंक्रीज हो जाएंगे उसके। तो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, अगली बार फिर डिस्कस कर लेंगे। सोनिया आप कुछ कह रही थी? Yes, जी बताइए। ma'am. Nikita is there. Nikita is there. जी आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, ma'am. सोनिया मैम Actually, टीचर हैं तो वो आपको बता सकती हैं कि टीचर्स की तरफ से क्या जरूरत पड़ती है कि बच्चे थोड़े ध्यान से एग्जाम दें, उस समय पैनिक ज्यादा ना करें। खाने के बारे में तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास 1 मिनट रह गया है, आई थिंक प्रीति मैम इफ यू वुड लाइक टू रैप अप। एक चीज I wanted to add on and maybe I missed in the beginning, और प्रीति मैम आप भी इस पे मुझे थोड़ा सा बताइए कि as per the guidelines जब एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों को इस सब एक्टिविटी में, हाइपो को ट्रीट करने में, मे बी स्नैक खाने में, इसमें जो उनका टाइम वेस्ट होता है, that time extra can be given to the child if the parent or the teacher knows. So जैसे मैम बता रहे थे टीचर भी है, कई बार स्कूल दे देते हैं पर कोई ऐसा रूल नहीं है, तो अगर वो दे दे तो उनकी काइंडनेस है, पर दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट, तो बच्चा पहले ही ध्यान रखे तो ज्यादा अच्छा है। प्रीति मैम व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बीन? नहीं मैम, आई थिंक अगर हम स्कूल में बात कर ले मैम तो 15 से 30 मिनट कई बार दे देते हैं,
क्योंकि अगर मान लीजिए हाइपो हो जाए, और हाइपो में तो ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको रिकवर करने के लिए, तो उस केस में कई बार दे देते हैं। बट हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। कि बोर्ड एग्जाम्स ये जरूर कहता है कि आपको अलाउड है कि आप अपने साथ स्नैक्स, ब्लड ग्लूकोज स्ट्रिप्स, ब्लड ग्लूकोज मीटर ये अपने साथ कैरी करें, वाटर बॉटल कैरी करें, इन्विजिलेटर के पास ये सब रखवा दें, ये सब जरूर कहता है। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा टाइम के बारे में बोर्ड एग्जाम्स नहीं बात करते। ये लोकल स्कूल्स में मिल सकते हैं टीचर्स और इन्विजिलेटर से बात करके। वल्ली वल्ली वल्ली। तो अब